हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिसोदिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वी स्टडी पर। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हम स्टार्ट करते हैं ध्वनि तथा अक्षर से। ध्वनि तथा अक्षर। ध्वनि तथा अक्षर की हम सिंपल सी परिभाषा देखते हैं तो दोस्तों, मुख से निकली हुई ध्वनि, मुख से निकली हुई ध्वनि अक्षर कहलाती है। अक्षर कहलाती है। परिभाषा क्या होती है? मुख से निकली हुई ध्वनि अक्षर कहलाती है। ठीक है, यह भाषा का मौखिक रूप कहलाती है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाती है। आगे चलते हैं हम। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या अक्षर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या अक्षर है। उसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि या अक्षर है। ये क्या होगा दोस्तों? हमारा ध्वनि या अक्षर के बारे में। अब आगे चलते हैं हम वर्ण के बारे में। ठीक है, यानी कि वर्ण। अब ये वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? तो दोस्तों, इसकी सिंपल सी परिभाषा है ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जैसे मैंने बोला है कि क, मैंने क्या बोला है? क। अब इसको मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला है वो क्या हो गई? ध्वनि, और उसे मैंने लिखा, यानी कि क्या है? लिखा, तो ये क्या हो गई है? वर्ण। ठीक है, यानी कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आगे देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। क्या है दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। आगे चलते हैं हम। लिपि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। यानी कि लिपि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। आगे जाते हैं तो दोस्तों, यानी कि एक ध्वनि के लिए एक वर्ण लिखा जाता है। यानी कि एक ध्वनि के लिए क्या? एक वर्ण लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा? थोड़ा सामान्य सी जानकारी। अब क्या पढ़ेंगे हम इसमें? वर्णमाला। ठीक है, हम वर्णमाला में आते हैं तो वर्णमाला की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, इसकी शॉर्ट लेना है। ठीक है,
अब पढ़ते हैं हम वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला, वर्णमाला की परिभाषा। ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो इसकी सिंपल सी परिभाषा ये होती है दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। वर्णमाला में वर्णों को समय तथा वर्णमाला में वर्णों को समय तथा उच्चारण की दृष्टि के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्णमाला में वर्णों को समय तथा उच्चारण की दृष्टि के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली के अनुसार वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 52। ठीक है, कितनी मानी गई है, 52। अब हम देखते हैं वर्णमाला के कितने भेद है। ठीक है, वर्णमाला के कितने भेद है। तो दोस्तों सिंपल से अगर आप पढ़ते हो तो आपने 2 पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि हर जगह हम पढ़ते हैं तो कितने पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं। कौन सा, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, अब ये 2 तो हम सभी जगह पढ़ते हैं, लेकिन तीसरा प्रकार कौन सा होता है, तो तीसरा होता है दोस्तों अयोगवाह। कौन सा होता है, अयोगवाह। तीसरा कौन सा होता है, अयोगवाह। अब क्या करेंगे हम, पहले कौन सा पढ़ेंगे, स्वर। ठीक है दोस्तों, पहले क्या पढ़ेंगे हम, स्वर। तो पहले मैं ये ऊपर रब कर देता हूं, यानी कि अगर आप देखते हो सिंपल सा, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, यानी कि 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 11। ठीक है, अगर इसी में हम देखते हैं मात्रा के आधार पर, इसके मात्रा के आधार पर, ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें होती है 10। कितनी होती है, 10। अब हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर भी अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न तो आप कितना बताओगे, 10। कितनी संख्या होती है, 10। यानी कि स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो सिंपल सा प्रश्न क्या बनेगा आपका, 11। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मात्रा के आधार पर तो आप क्या लगाओगे, 10। ठीक है, अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो क्या लगाओगे आप, 10 लगाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, यानी कि अब स्वर के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, स्वर की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो सिंपल सी परिभाषा होती है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख से निर्वात गति से वायु बाहर निकलती है वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। यानी कि स्वरों को बोलने या लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि स्वर स्वर स्वतंत्र तथा मौलिक होते हैं। स्वर स्वतंत्र तथा मौलिक होते हैं क्योंकि इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी परिभाषा हमने देख ली है। अब देखते हैं स्वर। स्वर यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कितनी मानी गई है, 11 स्वरों की संख्या, स्वर 11 होते हैं। अब ये 11 कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है, 11 स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। कितने हो गए स्वर, 11। अब हमको देखना है इनको अलग अलग कर कर। ठीक है दोस्तों, यानी कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 10 है। कितनी है, 10 है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है, 10। अब ये 10 यानी कि एक किसको नहीं लिया गया है, तो यहां पर दोस्तों मात्रा के आधार पर छोटे अ को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि छोटे अ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, यानी कि किसको शामिल नहीं किया गया है, तो छोटे अ को, क्योंकि क्योंकि इसकी मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसको शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 10 है। कितनी है, 10 है। अब इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है, तो दोस्तों यहां पर ऋषि को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, किसको, ऋषि को, ऋषि को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अगर आप ऋषि का उच्चारण करते हो, ठीक है दोस्तों, तो उसमें लास्ट में किसकी ध्वनि आती है, ए की। आप बोलकर देख लो, ऋषि यानी कि लास्ट में किसका आता है, ए की ध्वनि आती है। ठीक है, किसकी ध्वनि सुनाई देती है, ए की ध्वनि का उच्चारण होता है। ठीक है, यानी कि इसलिए शामिल नहीं किया जाता है। हो गया है क्लियर अपना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला के भेद। ठीक है दोस्तों,
हिंदी वर्णमाला के भेद, यानी कि हिंदी वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने भेद है? 2। ठीक है दोस्तों, यानी कि हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। और किन के अनुसार? यानी कि पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार कितने भेद है? 2 भेद है। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार 2 भेद है। ठीक है, यानी कि वर्णमाला के कितने भेद है? तो पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार 2 भेद होते हैं। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। कौन सा होता है? संधि स्वर। यानी कितने भेद हो गए हैं? 2 हैं। मूल स्वर की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो वे स्वर जो अपनी मूल अवस्था, वे स्वर जो अपनी मूल अवस्था में ही रहते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, वे स्वर जो अपनी मूल अवस्था में रहते हैं वे मूल स्वर कहलाते हैं। ये क्या हो गई? सिंपल सी परिभाषा। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, आएगा अ, पहला क्या आएगा? अ, फिर आएगा ई, ठीक है, फिर आएगा उ, और क्या आएगा? ऋषि। यानी कि इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 4। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब क्या देखेंगे हम? संधि स्वर। तो संधि स्वर के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों इसके भी कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। यानी कि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, पहले हम देखते हैं संधि स्वर की परिभाषा। यानी कि संधि स्वर होता है क्या? यानी कि अगर दोस्तों अगर हम सिंपल सी परिभाषा देखते हैं तो इसकी परिभाषा होती है 2 स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अगर संधि स्वर की हम सिंपल सी परिभाषा देखते हैं तो 2 स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वर क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। और इनके कितने भेद हैं? तो 2 है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब ये दीर्घ स्वर क्या होते हैं दोस्तों? तो दीर्घ स्वर की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो 2 समान जाति के स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, 2 समान जाति के स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अभी कैसे बनते हैं? तो दोस्तों अ प्लस अ क्या हो गया है? आ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ई प्लस ई क्या हो गया है? बड़ी। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं उ प्लस उ क्या हो जाएगा? बड़ा उ। यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है? तो एक हो गया है बड़ा आ, यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, एक हो गया है बड़ा आ
और दूसरा हो गया है बड़ी ई, और तीसरा हो गया है बड़ा ऊ। ठीक है, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई है? 3। ठीक है, और कैसे बनते हैं? तो ये कुछ इस प्रकार से। अब देखते हैं संयुक्त स्वर, यानी कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होगी। पहले हम देखते हैं परिभाषा, यानी कि दो असमान जाति के स्वर। ठीक है दोस्तों, दो असमान जाति के स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब इनका निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों इसमें हम अगर देखते हैं संयुक्त स्वर, यानी कि देखो अ प्लस ई, यानी कि अ प्लस ई क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, क्या बनेगा? ए। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखो अ प्लस ए क्या बनेगा? आई। ठीक है, अ प्लस ए क्या बनेगा? आई। उसी प्रकार अ प्लस उ, अ प्लस उ क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। उसी प्रकार आगे जाएंगे तो अ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? औ। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो हो गए हमारे क्या हो गए? संयुक्त स्वर। अब आगे चलते हम मात्रा व उच्चारण के आधार पर। ठीक है, अब ये कैसे बांटा है हमने? पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। अब चलते हम आगे मात्रा व उच्चारण के आधार पर। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। तो मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने मूल रूप से अगर देखा जाए तो दोस्तों मूल रूप से 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। और अगर कुल बात करें तो कुल कितने होते हैं? तो कुल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब ये कौन कौन से होते हैं वो देखना है। ठीक है, यानी कि पहला होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। पहला कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। ठीक है, अगला कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। तीसरा होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। और चौथा होता है, चौथे रूप में हम लिखते हैं प्लुत स्वर। कौन सा होता है? प्लुत स्वर। ठीक है, अब क्या है? अब इनकी सिंपल सी परिभाषा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर। कौन सा देखेंगे? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा देखते हैं तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम या सामान्य समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम या सामान्य समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या क्या है? 4। जैसे हमने पढ़ा था मूल स्वर, वही क्या होते हैं? ये दीर्घ स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ह्रस्व स्वर में भी कौन सा आएंगे? अ,
ई, उ और ऋषि। ठीक है, ये क्या हो गए हैं, ह्रस्व स्वर। ठीक है, अब इसी प्रकार दीर्घ स्वर की परिभाषा बोलते हैं हम। ठीक है, दीर्घ स्वर की परिभाषा बोलते हैं तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, ठीक है दोस्तों, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, वो क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी कि इनकी संख्या कितनी मानी जाएगी, यानी कि इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 3। यानी दीर्घ स्वर हमने देखे हैं अभी। ठीक है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 3।